संस्थापक कौन हुए थे? सही है, हजरत मोहम्मद साहब हुए थे। सही है। इसके बाद बताना हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी, 570 ईस्वी में हुआ था। सही है। कहाँ में हुआ था? सही है, कुरैश कबीले के में हुआ था, मक्का में ना, मक्का में हुआ था, याद रखिए, मक्का में हुआ था। इनके पिताजी का क्या नाम था? हजरत मोहम्मद साहब के पिताजी का क्या नाम था? अब्दुल्ला। और इनकी माता का क्या नाम होगा? अमीना। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और इनके माता का नाम अमीना। सही है। इसके बाद बताएगा, हालांकि इनके लालन पालन जो है चाचा किए थे, जिनका नाम था अबू तालिब। अबू तालिब था, हाँ, इनके द्वारा लालन पालन किया गया था। हजरत मोहम्मद साहब का जो है, अगर हम बात करेंगे, इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो कब हुआ था? 610 ईस्वी में ना, 610 ईस्वी में हुआ था। और मक्का के पास जो हीरा नामक गुफा में ही हुआ था। सही है। इसके बाद बताइएगा, मोहम्मद की शादी जो है किन के साथ हुआ था? सही है, खदीजा नामक विधवा के साथ ही हुआ था। 25 वर्ष की अवस्थाएं में हुआ था। इसके बाद बताइए, मोहम्मद की पुत्री का क्या नाम था? फातिमा। और उनके दामाद का नाम अली था। सही है, उनके दामाद का नाम अली था। इसके बाद अली जो थे शिया से संबंधित थे या सुन्नी से? शिया से, शिक्षाओं में विश्वास रखने वाला शिया ना। इसके बाद बताइएगा, हाँ, इसके बाद बताइएगा, पैगंबर मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कौन थे? क्या कहलाए? ये कहलाए, सही है, खलीफा। सही है। ये खलीफा पद को कब समाप्त कर दिया? 1924 में कर दिया गया। किसके द्वारा? सही है, तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा जो है 1924 में से समाप्ति कर दिया गया। हालांकि कई सारे शासक, आप जाएंगे मेडिवल हिस्ट्री में तो आप देखेंगे कई सारे शासक जो है खलीफा पद को धारण कर लिया था और अपने आप को भी खलीफा कहने का जो है प्रेरित कर रहा था। बहुत सारे शासक मिलेंगे आगे। इसके बाद थे सुन्नी उसे कहते थे जो सुन्ना में विश्वास रखते थे, हाँ। और जो है मोहम्मद साहब के कथनों और कार्यों पर विवरण करते थे उसे शिया कहते थे, हाँ। जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो आप किनको, अली को आप देखें, उनके दामाद जो अली थे वो शिया से संबंधित थे। इसके बाद रहेगा, अगर हम बात करेंगे किनके जन्मदिन पर जो है ईद ए मिलाद उन नबी पर मनाया जाता है? सही है, हजरत मोहम्मद साहब। सही है, हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पे ही मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन जो हुआ था किसके जरिए हुआ था? 712 अरबों के जरिए हुआ था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण जो है कौन से विदेशी, किस विदेशी के द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम हम पूछ रहे हैं, ईरानी के द्वारा, ईरान के द्वारा किया गया था। हम बताए थे, एक बार क्वेश्चन याद करिएगा। ईरान के जो एक साम्राज्य था उसका नाम था हकमनी साम्राज्य। ईरान में एक हकमनी साम्राज्य थे और इसके संस्थापक साइरस थे। साइरस के द्वारा हकमनी साम्राज्य को जो है स्थापित किया गया था। और इसके दूसरे जो शासक हुए थे वो डेरियस प्रथम या दारा द्वितीय, डेरियस प्रथम या दारा द्वितीय के नाम से उसको जाना जाता था। उसके द्वारा जो है पश्चिमोत्तर भारत पर पहली बार आक्रमण किया गया था, हाँ, ये याद रखिएगा। पहली बार जो है ईरानियों के द्वारा कौन सा वंश पूछे तो हकमनी वंश। हकमनी वंश में अगर शासक पूछ दे डेरियस प्रथम के द्वारा, याद रखिएगा, डेरियस प्रथम ने ही भारत पर पहली बार जो है आक्रमण किया था। इसके बाद बताइएगा, और दूसरी बार अगर हम बात करेंगे तो किसने किया था? सही है, यूनानी के द्वारा किया गया था, जिसमें आप सिकंदर को देख सकते हैं, जिसमें सिकंदर को आप, ये सब तो 712 ईस्वी की बात चल रही है, लेकिन वो ईसा पूर्व की बात चल रहा है। आप समझ सकते हैं, वो ईसा पूर्व में ही जो है हकमनी साम्राज्य था, वो ईसा पूर्व में ही था। और ईसा पूर्व में ही हकमनी साम्राज्य के डेरियस प्रथम शासक थे, वो पश्चिमोत्तर भारत पर जो है आक्रमण किए थे। इसके बाद यूनानी की अगर हम बात करते हैं तो यूनानी भी जो है आप देखें, जैसे सिकंदर को आप देख सकते हैं, सिकंदर यूनान का ही था जो कि जो है सो भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि सिकंदर के बारे में कुछ बताया भी था। ये बताना, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। बेबीलोन किस क्षेत्र में पड़ता था? मेसोपोटामिया के क्षेत्र में पड़ता था। मेसोपोटामिया के क्षेत्र में ही पड़ता था। ये भी हम बताएंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में एक मेसोपोटामिया जो कि फेमस, हालांकि मेसोपोटामिया की सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यताएं चल रही थी उससे पहले की सभ्यताएं मेसोपोटामिया की सभ्यताएं थी। ये बताना, मेसोपोटामिया जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? दजला फरात नदी के किनारे। सही है, दजला फरात नदी के किनारे ही अवस्थित था। इसके बाद है, और भारत में सबसे पहले जो अगर हम आक्रमण की बात करें तो अरबों के जरिए हुआ था। कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। सही है, इन्होंने सिंध को जीत लिया था। लेकिन सबसे पहले जो है अरबों ने भारत पर आक्रमण की बात करें 711 में ही किया था। ये सफल आक्रमण 712 में रहा, इस बात को याद रखिएगा। पहली बार आक्रमण की बात करें 711 में ही किया था और सफल आक्रमण जो रहा था वो आपका 712 में रहा था, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद रहेगा,
ईसाई धर्म के संस्थापक कौन हुए? ईसा मसीह हुए थे, सही है। इनके प्रमुख जो ग्रंथ हुआ वो क्या था? बाइबिल, सही है, बाइबिल हो जाएंगे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ? जेरूशलम में हुआ था ना। जेरूशलम के बैतलेहम जगह है ना, जो कि जेरूशलम किसकी राजधानी? इजराइल की राजधानी। इजराइल की राजधानी जेरूशलम का एक गांव पड़ता है बेथेलम, वहाँ इनका जन्म हुआ था ईसा मसीह का। इसके बाद रहेगा क्रिसमस जो मनाया जाता है, किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? सही है, ईसा मसीह के जन्मदिन पे ही मनाया जाता है, सही है। इसके बाद रहेगा ईसा मसीह के माता का नाम क्या था? ईसा मसीह के माता का नाम क्या था? मेरी था, सही है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी। और अभी जस्ट क्या बताए थे? मोहम्मद साहब के माता का नाम क्या था? अमीना, हाँ, अमीना। मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना। और इसके बाद अभी किनका नाम लिए? ईसा मसीह का जो है माता का नाम मेरी ना। और इनके पिता का नाम क्या था? जोसेफ, सही है। ईसा मसीह के जो है पिता का नाम जोसेफ और माता का नाम मेरी, सही है। इसके बाद बताइएगा ईसा मसीह के दो शिष्य थे, कौन कौन शिष्य थे? सही है, एंड्रूस एवं पीटर थे, सही है। इनको सूली पर कब चढ़ा दिया गया? 33 ईस्वी में, सही है। 33 ईस्वी में जो है इन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। ईसाई धर्म का जो है पवित्र चिन्ह की बात करें तो कौन सा? क्रॉस, सही है, क्रॉस हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा ईसाई त्रिरत्न में विश्वास रखते थे, कौन कौन सा था? सही है, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, हाँ, और ईश्वर पवित्र आत्मा में विश्वास रखते थे। आप चल गए फिर कहाँ पता है? हाँ, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग में चल गए आप। हाँ, बौद्ध महात्मा बुद्ध जो है प्रथम सारनाथ में उपदेश दिए थे और 4 उपदेश दिए थे। एक तो बताए थे जीवन में दुख बहुत है, सब लोग को दुख है। दूसरा उपदेश ये था, क्या था? दुखों का कारण इच्छा है। हाँ, दुख का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो तृष्णा है। तृष्णा का मतलब इच्छा ही होता है, लोभ ही होता है, वही है। दुख को निवारण किया जा सकता है। और चौथा था अष्टांगिक मार्ग से भी दुख का निवारण आप कर सकते हैं। वही में था सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, तो ये सब चीज़ उसमें था। हाँ, हालांकि बौद्ध धर्म एक अच्छा धर्म था। जो आप देखें भारत में ही बौद्ध धर्म का विकास हुआ और ये जब पतन हो गया भारत से तो ये बहुत ही दुखी की बात है। पतन का भी बहुत सारा कारण रहा था, वो भी हम बताए थे। क्योंकि ये बौद्ध धर्म का विकास भारत में ही हुआ और भारत में होते होते एशिया के साथ साथ पूरे विश्व में फैल गया। अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां बौद्ध धर्म को काफ़ी मात्रा में लोग अपनाते हैं, जैसे कि चाइना, जैसे कि जापान। आप जो देश जो है डेवलप हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलप है, वही देश में आप देखिएगा बौद्ध धर्म अभी भी है। हाँ, तो ये नहीं कर सकते, बौद्ध धर्म अपने आप में ठीक है। कोशिश करते हैं हम भी एक दिन अपना लेंगे बौद्ध धर्म को, अगर ठीक है। हाँ, ऐसी उसमें कोई बुराई है तो बोलना है। किसी लोग को अगर लगता है जिसमें कोई बुराई है तो आपको, क्योंकि बौद्ध धर्म मानववाद पे चलता है, सीधी बात कहें जो मानववाद को लेकर के चलता है। हालांकि बौद्ध धर्म में कई सारे बुराई हो गए, जब महायान जो है शाखाएं बन गई, वर्ज्यान शाखाएं बन गई, तो उसमें कई सारे बुराई हुआ। हाँ, लेकिन अगर हीनयान लोग जो माने, जिस शाखा से जुड़े रहे, वो अच्छा रहे। हाँ, तो बौद्ध धर्म अच्छा है, ये चीज़ नहीं कर सकते। मानववाद को जो है प्रेरित करता। मानववाद का मतलब क्या? ये 4-5 बुक पढ़ लीजिएगा फिर भी इसका मतलब नहीं समझिएगा। मानववाद को एक फिगर की अगर समझाने की अगर बात करें कैसे समझाएगा? देखिए, जब एक जो है आप वृत्त बना ले और बीच में यानी सेंटर जो है आप मानव को रख लें और परिधि पे ईश्वर को रख लें, वो मानववाद कहलाएगा। यानी इसका मतलब ये है पूरा सर्कल में जो है बीच में मानव है और केंद्र ही मानव है और बाकी के आसपास ईश्वर, तो वो मानववाद दर्शा रहा है। ईश्वरवाद की बात करें तो सेंटर में आप ईश्वर को माने, आसपास जो परिधि है उस पर आप मानव को माने, दूसरा स्थान आप मानव को दें, तो आपका ईश्वरवाद कहलाएगा। हाँ, ये सब चीज़ है। इसके बाद क्या था? मिट्टी है ना, भारत की मृदाएं हैं, सही है। इसके बाद रहेगा भारत की मृदाएं की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने वर्ग में बांटा? 8 वर्ग, सही है, 8 भागों में बांट दिया है, सही है। मिट्टी के अध्ययन बार बार पूछा जाता है, सही है, पेडोलॉजी, सही है। इसके बाद अगर हिंदी में कहें तो मृदा विज्ञान हो जाएंगे ना, मृदा विज्ञान हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा अगर हम बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी को लेकर के, तो जलोढ़ मिट्टी बताना है इसमें किसकी बहुलता होती है? पोटाश की। पोटाश की सबसे ज़्यादा बहुलता होती है। इसके बाद नाइट्रोजन, ह्यूमरस की, ये सब की कमी होती है ना, इसमें कमी होती है। ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये बताना है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है जलोढ़ मिट्टी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन भारत का 40% जो है जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है। भारत में 40% भाग पे जो है जलोढ़ मिट्टी ही पाया जाता है और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में, सही है, उत्तर प्रदेश हो जाएंगे।
इसके बाद बताना है ये 2 प्रकार की होती है जलोढ़ मिट्टी जो है 2 प्रकार की होते हैं, कौन कौन से? खादर और बांगर ना। नई जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर, और पुरानी जलोढ़ को बांगर के नाम से। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, इसके बाद बताएगा उर्वरता की दृष्टि से सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी है। सही है। जलोढ़ मिट्टी में किस किस की खेती किया जाता है? धान का भी किया जाता है। हाँ, धान, गेहूं, ये सब का जो है अच्छा किस्म, अच्छा जो है वहाँ फसल होती है। धान का सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी में ही फसल होती है। इसके बाद बताएगा काली मृदा में अगर हम बात करें तो काली मृदा में बताना है, ये सबसे पहले बताइए काली मृदा का निर्माण कैसे होता है? बेसाल चट्टान के टूटने फूटने से हो जाती है ना। काली मृदा का निर्माण बेसाल चट्टान के टूटने फूटने से ही होता है। सही है। इसमें अगर हम बात करें अधिकता को लेकर के, किसकी अधिकता होता है? आयरन की होती है, चूना की होती है ना। इसके बाद भी अगर हम बात करें एल्युमिनियम की होती है और मैग्नीशियम की होती है ना। इसके बाद बताना है काली मिट्टी का रंग जो काला होता है किसके कारण? टिटेनी फेरस ना। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। मृदा से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो काली मिट्टी में जो काला रंग होता है ये किसके कारण? टिटेनी फेरस के कारण। हाँ, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। याद रखिएगा, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। इसके बाद बताएगा कपास की अगर हम बात करते हैं, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा? काली मिट्टी है। इसका एक अन्य नाम कौन सा? रेगुर मिट्टी ना। रेगुर मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद बताएगा अगर हम बात करें काली मिट्टी को लेकर तो काली मिट्टी भारत के सबसे ज्यादा जो है किस राज्य में पाया जाता है? महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में और काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में पाया जाता है। हाँ, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसके बाद बताएगा लाल मृदाएं जो होती है, इस मृदा में जो है किसकी बहुलता ज्यादा होती है? सिलिका एवं आयरन की। सिलिका एवं आयरन की जो है बहुलता बहुत ज्यादा होती है। जल योजित रूप में अगर हम इसको देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है? पीला। याद रखना है, जब जल योजित रूप में हम लाल मृदा को देखते हैं तो वो पीला दिखता है। सही है, पीला दिखता है। इसके बाद बताइएगा ये जो है लाल मृदा हालांकि उर्वरताहीन होती है, कम इसमें जो है कोई भी फसल जो है मतलब डेवलप करता है। तो इसमें बताना है इसको डेवलप करवाने के लिए जो है इसमें क्या मिलाया जाता है? चूना का इस्तेमाल करते हैं। सही है, लाल मृदा में जो है चूना का इस्तेमाल करके जो है उसकी उर्वरता शक्ति को बढ़ाया जाता है। सही है। इसके बाद लेटेराइट मिट्टी में जो है किसकी खेती सबसे ज्यादा होती है? काजू की होती है, चाय की होती है, कॉफी की होती है। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है काजू उत्पादन के लिए जो है कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी है? तो लेटेराइट मिट्टी। चाय के लिए भी लेटेराइट मिट्टी, और इसके बाद भी अगर हम बात करेंगे तो कॉफी के लिए भी जो है लेटेराइट मिट्टी। सबसे ज्यादा पूर्वोत्तर भारत में अगर हम बात करेंगे तो देखने का प्रयास करें किस किस राज्य में जो है ये लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। सही है, असम में भी पाया जाता है। इसके बाद भी अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा असम में ही पाया जाता है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो पूर्वोत्तर में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा असम राज्य में ही आपका लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो आप देखते हैं चाय की खेती सबसे ज्यादा कहाँ? असम में ही होती है ना। चाय की खेती सबसे ज्यादा दार्जिलिंग। हालांकि दार्जिलिंग की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में भी है और कुछ वो बॉर्डर पे ही है। वो बॉर्डर असम और जो है पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे ही दार्जिलिंग पड़ता है। हाँ, वो ज़्यादा भाग पश्चिम बंगाल में ही प्रमुख जो है वो पश्चिम बंगाल में ही है। वो बॉर्डर के एरिया में ही है। दार्जिलिंग जाइएगा घूमने के लिए। हाँ, वो जो कि अधिकांश भाग उसका पश्चिम बंगाल में ही है दार्जिलिंग। लेकिन दार्जिलिंग की चाय फेमस है। और सबसे पहले जीआई टैग की बात करेंगे तो दार्जिलिंग की चाय को ही दिया गया था 2004 में। एक्ट की बात करेंगे तो कौन सा एक्ट था? 1999 का एक्ट था और 2004 में जो है इसे दिया गया था जीआई टैग। इसके बाद भी भारत के कई सारे फसल को अभी फिलहाल में जीआई टैग मिला था। जैसे एग्जाम्पल में बताएगा मिथिला मखाना हो गया, इसको भी जीआई टैग दिया गया ना। जर्दालू आम हो गया, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद कतरनी चावल है जो कि भागलपुर का फेमस चावल है, कतरनी चावल। इसके बाद लीची का भी दिया गया, शाही लीची का भी दिया गया है। तो क्वेश्चन ये सब पूछा जाता है। हाँ, याद रखिएगा जीआई टैग से। इसके बाद बताएगा काली मिर्च की बात करें तो मणिपुर को दिया गया। काली मिर्च की बात करें तो मणिपुर। हाँ, एक गोपालगंज का भी चावल है जिसे जीआई टैग दिया गया है, मरचा चावल। हाँ, मरचा चावल को जो दिया गया है वो आपका गोपालगंज का ही चावल है जो कि फेमस। कतरनी चावल भागलपुर का। सही है। सिल्क सिटी के नाम से बिहार में किसे जानते हैं? भागलपुर को ही जानते हैं। सही है, सिल्क सिटी भागलपुर को ही हम जानते हैं। सही है। इसके बाद बताइएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे तो किस भाग में? भाग 4 में। सही है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सही है। आयरलैंड के संविधान से बताना है और कौन सी चीज को लिया गया?
राष्ट्रपति मनोनयन करेगा 12 सदस्य। सही बोल रहे हैं। राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करेगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे तो कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, ये सब क्षेत्र के लोगों को जो है 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। ये चीजें जो है आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। हमारे संविधान में अगर हम बात करें कितने देश के संविधान के स्रोत जो है हमारे देश में हमारे संविधान में लिया गया? 10 देश के। सही है, 10 देश के जो है स्रोत जो है हमारे संविधान में लिया गया है। सही है। इसके बाद बताइएगा जिसमें चाइना शामिल है कि नहीं? नहीं है। सही है, चाइना शामिल नहीं है। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करें राज्य के नीतिगत सिद्धांत को लेकर के किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में है? सही है, आर्टिकल 36 से 51 हो जाएंगे। सही है, आर्टिकल 36 से 51 में हो जाएंगे। बताइएगा राज्य के नीतिगत सिद्धांत जो है किसके कल्याण के लिए? समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए ना। समाज कल्याणकारी के लिए काम कर, आर्थिक कल्याणकारी के लिए ये काम करता है। सही है। इसके बाद देखिएगा इसमें किसका महत्व है? व्यक्ति का महत्व होता है या सरकार का महत्व होता है? सरकार का महत्व होता है। सरकार अगर चाहे राज्य के नीतिगत सिद्धांत को तो लागू कर सकता है, अगर वो चाहे नहीं करेंगे तो कहीं लागू नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए वो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 36 से 51 तक आप देख सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस चीज में है? 39 के घ में, घ में। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 के घ में है। इसके लिए भी देखते होइएगा पटना में कुछ दिन पहले अनशन होता था कि नहीं होता था? टीचर शिक्षा मित्र वाले लोग कर रहे थे। हाँ, उसके लिए तो पुलिस आकर के अच्छा से जो है उसको इलाज करता था। करने का कारण ये था जो ये अधिकार जो है वो सरकार के ऊपर है, वो आपको हकदार नहीं है उसको मांगने का, आप हकदार नहीं है उस मांगने के लिए, क्योंकि ये राज्य के नीतिगत सिद्धांत में वर्णित किया गया। ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अगर ये मौलिक अधिकार में वर्णन रहता समान कार्य के लिए समान वेतन, तो आप सीधे वहां पेंशन नहीं करके सीधे आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप में जाकर के वो रिट फायर कर सकते थे, रिट जारी कर सकते थे, और रिट जारी करके जो है वो आपको देता, इस चीज को सुधार करता। लेकिन ये आपके अंदर नहीं है। वो सरकार चाहे तो इसको लागू करेगा, नहीं चाहे तो नहीं लागू करेगा, पुलिस का मन डंडा चलवाएगा उससे। हाँ, ये चीजें आप देख सकते थे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे राज्य लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखेगा किस आर्टिकल में? आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 38 में हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताइएगा किसने कहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता? सही है, भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है। और संवैधानिक उपचारिक अधिकार को संविधान की आत्मा किसके द्वारा? भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही कहा गया था। सही है। बताना आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत किस आर्टिकल में उल्लेखित है? आर्थिक न्याय 39। सही है, आर्टिकल 39 हो जाएगा, याद रखिएगा। 38 में राज्य लोक कल्याणकारी के बारे में बता रहा है। इसके बाद 39 की बात की है तो आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख के बारे में बता रहा है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिसमें सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके किस आर्टिकल में? ये 39 का ख में है। 39 का ख में है। 39 का ख याद रखिएगा। इसके बाद बताइएगा धन का समान वितरण, ये किस आर्टिकल में? 39 का ग में। धन का समान वितरण 39 का ग में है। और अभी जस्ट हम क्या बताए थे? समान कार्य के लिए समान वेतन, ये 39 का घ में है। दोनों याद रखिएगा। 39 के ग में क्या है? धन का समान वितरण। धन का समान वितरण 39 के ग में है। और पुरुष और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करेंगे तो 39 का घ में है। सही है, 39 के घ में। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। इसके बाद बताइएगा कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अनवस्त्र का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यक से विवश होकर नागरिकों को एक ऐसा रोजगार में न जाना पड़े जो उसकी आयु की शक्ति के अनुकूल न हो, ये किस आर्टिकल में? 39 के अंग में। सही है, 39 के अंग में हो जाएंगे। सही है। ग्राम पंचायत का गठन की बात करें किस आर्टिकल में? 40 में। सही है, ग्राम पंचायत का गठन 40 में। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता किस आर्टिकल में है? 41 में। काम, शिक्षा और लोक सहायता की बात करेंगे, जैसे पेंशन वगैरह मिलता है ना, इंदिरा गांधी पेंशन योजना, हाँ ये सब। इसके बाद भी अन्नपूर्णा योजना, तो कुछ लोक सहायता आपको अगर मिल रहा है तो ये आर्टिकल किसमें? आर्टिकल 41। सही है, आर्टिकल 41 याद रखिएगा। इसके बाद भी राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, ये सब भी जो है आपको क्या मिल रहा है? तो लाभ मिल रहा है, लोक सहायता मिल रहा है। इसके बाद तो काम की न्याय संगत और मानवीय दशाओं का जो है तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किस आर्टिकल में? सही है, आर्टिकल 42 हो जाएंगे। सही है।
कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन किस आर्टिकल में है? सही है, आर्टिकल 43 में। याद रखिएगा, आर्टिकल 43 में हो जाएंगे। नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता, आर्टिकल 44। और सबसे पहला राज्य कौन सा? गोवा, जो कि आज़ादी से पहले से था, और आज़ादी के बाद उत्तराखंड। सही है। इसके बाद रहेगा जो 6 से कम आयु के बच्चे को जो है शिक्षा की व्यवस्था किस आर्टिकल में? आर्टिकल 45। याद रखिएगा। और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया ये? 86वां संविधान संशोधन। देखिएगा, 86वां संविधान संशोधन में 2 आर्टिकल में संशोधन हुआ था। एक तो आपका 45 है, और इसके बाद भी 21 का क है, 21 का क है, जिसमें अगर आर्टिकल 45 की बात करेंगे तो उसमें यह कहा गया 6 वर्ष से कम के बच्चे को जो है शिक्षा की व्यवस्थाएं के बारे में बताया गया है, उसे भी शिक्षा की व्यवस्था के बारे में बताया गया। इसके बाद भी अगर हम बात करेंगे तो आपका 21 के क में जो वर्णन किया गया है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है निःशुल्क शिक्षा सहायता प्रबंध करवाया जाएगा। ये आपके कितना है? 21 का क। तो एक मौलिक अधिकार में भी संशोधन हुआ और एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी हुआ। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो 45 हो जाएंगे। हाँ, इसके बाद देगा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि किस आर्टिकल में? ये आर्टिकल 46 में है। सही है। अनुसूचित यानी SC और ST ये संबंध रख सकते हैं, उनके शिक्षा की व्यवस्थाएं आर्टिकल 46 में दिया गया है। पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने की राज्य का कर्तव्य, ये किस आर्टिकल में है? सही है, 47 में हो जाएगा। सही है। इसी में शराब वगैरह, हाँ, शराब पीना, मद निषेध आप कह सकते हैं, ये सब आर्टिकल 47 के अंतर्गत आता है। और तब तो आप राज्य के नीति सिद्धांत में देख सकते हैं, कोई राज्य इसे चाहेगा तो लागू कर सकता है और कोई राज्य चाहेगा तो इसे खत्म कर सकता है या नहीं भी रख सकता है। तो इस प्रकार की चीजें आप देख सकते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की सत्ताएं किसके पास होती है? सरकार के पास, सरकार के पास होती है। इसके बाद बताएगा कृषि एवं पशुपालन का गठन किस आर्टिकल में? 48 में। सही है। कृषि पशुपालन 48 हो जाएंगे। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, सही है, 49 का क हो जाएंगे। सही है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण 49, आर्टिकल 49। सही है। स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान व वस्तुओं का संरक्षण 49 हो जाएंगे। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथककरण मतलब अलग अलग, आर्टिकल कितना? 50 हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति आर्टिकल 51 में। सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा आर्टिकल 51 हो जाएंगे। सही है। इसके बाद भी अगर हम बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा देना, ये भी आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ही आते हैं। हाँ, प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा में शिक्षा देना 350 के क, 350 के क हो जाएंगे। और हिंदी का प्रोत्साहन देना 351 हो जाएंगे। सही है। बताना भारत का जो हिंदी भाषा है वो क्या राजकीय भाषा है या राष्ट्रीय भाषा? सर, राजकीय भाषा। याद रखना, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है भारत का, राजकीय भाषा है, यानी राजभाषा जो है आपका वो हिंदी है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, हालांकि कई सारे राज्य का जो है अपना राजकीय भाषा अलग अलग भी होता है। हाँ, जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो आप दूसरा स्टेट में अगर जाइएगा, मान के चलिए आप चल गए जो है नागालैंड में, इंग्लिश है। हाँ, इसके बाद भी अगर आप चल गए मान के चलिए मणिपुर में, हाँ, तो त्रिपुरा चल गए तो वहाँ बंगाली भी भाषा बोला जाता है कुछ मात्रा में। इसके बाद भी अगर हम बात करेंगे बंगाल चल गए वहाँ बंगाली है। तो हाँ, असम में आसामी है। इस प्रकार से भाषा है। तो हर राज्य का जो है अपना अपना कुछ लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन राजकीय स्तर की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है? लैंग्वेज हिंदी ही है। वो विशेष रूप से कोई राज्य अपना रख रहा है तो वो अपना उसका लैंग्वेज है वो। और आप तो देखे भी थे जो कि कौन से किसकी अनुशंसा पे जो है इस प्रकार की चीजें हुआ था? भाषा आयोग का गठन, भाषा आयोग का जो गठन फजल अली की अध्यक्षता में हुआ था ना। भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन हुआ था, यही नहीं हुआ था? भाषा के आधार पर ही राज्यों का गठन, यानी जिस क्षेत्र में जिस भाषा का बोला जाता था उस प्रकार से उस चीज को दिया गया था। ये कब हुआ था इसका गठन? 1953 ना, 1953 में हुआ था। सही है। अधिनियम था वो। इसके बाद बताइएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जा सकती है। सही है। केटी शाखा ये कथन सा। सही है। केटी शाखा ये कथन बताना है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार को लेकर के तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। सही है। राज्य के मौलिक अधिकार की बात करें तो अमेरिका के संविधान से, और मूल कर्तव्य की बात करेंगे तो रूस के। सही है। रूस के संविधान से लिया गया है। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करेंगे तो आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। सही है। इसके बाद बताइएगा किसे जो है लागू कराने के लिए न्यायालय में शरण ले सकते हैं? मौलिक अधिकार। सही है। मौलिक अधिकार। और राज्य के नीति सिद्धांत क्या हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। सही है, नहीं ले सकते हैं। बताइएगा मौलिक अधिकार जो है सरकार के महत्व को घटाता है या बढ़ाता है?
सही है, घटाता। तब तो देखते हैं आपके मौलिक खनन हो रहा है तो सरकार, आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को फाइल करते हैं। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उस प्रकार से रीट जारी करने का प्रयास करता है, तो सरकार के महत्व को घटाने का काम करता है। लेकिन राज्य के नीति सिद्धांत की बात करते हैं तो ये क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। सही है, राज्य के नीति सिद्धांत क्या करता है? तो ये सरकार के अधिकार को बढ़ाता है ना, सरकार के अधिकार को बढ़ाता है। इसके बाद बताइएगा करंट अफेयर्स पूछ लिए, छोड़ देते आज, बहुत गर्मी है। हाँ, बहुत गर्मी। लिख लीजिए, होमवर्क लिख लीजिए।